आज अपन पढ़ रहे हैं चाय की फसल या चाय की खेती के बारे में। तो सबसे पहली बात क्या है कि चाय एक रोपण फसल है। हमें पूछा जाए रोपण फसल का उदाहरण तो उसमें अपन चाय का नाम लिख सकते हैं। दूसरी बात यह पेय पदार्थ भी है। अगर पूछी जाए कि इन्हीं दो पेय फसलों के नाम बताइए तो उसमें एक नाम किसका आ सकता है, चाय का। और आप और हम लोगों में से अधिकतर पेय पदार्थ के रूप में काम में भी लेते हैं। भाई ज़्यादातर लोग चाय पीते भी हैं, कुछ नहीं पीते हो वो बात अलग है, लेकिन आप और हम में से भी अगर गिनना चाहे हम तो सुबह सुबह चाय का पेय पदार्थ के रूप में सेवन कर लिया हमने। तो याद रखना, पेय फसल के रूप में अगर गिनती की जाए तो पेय पदार्थ के रूप में आती है चाय। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत में चाय कैसे आई? कि आज से अगर 100-200 साल पहले की बात करें या थोड़ा और पीछे चले हम, तो चाय भारत में नहीं थी। चाय का उपयोग भारत में नहीं किया जाता था। तो चाय को भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है अंग्रेजों को। चाय को भारत में कौन लेकर आया था? अंग्रेज लेकर आए थे। तो अंग्रेजों की देन है, यानी चाय की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? अंग्रेजों के द्वारा की गई है। और वर्तमान में शुरुआत तो अंग्रेजों ने की थी। आज अधिकतर चाय के बागान के मालिक कौन है? भारतीय। शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा हुई थी चाय की। वर्तमान में अधिकतर चाय के जितने भी बागान हैं उनके मालिक कौन है? भारतीय हैं। तो कहने का मतलब है कि चाय है, पेय पदार्थ भी है और रोपण फसलों में भी गिनती की जाती है। चाय का खेती कैसी जलवायु में होती है? तो चाय की कृषि के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ऐसी मिट्टी जिसमें ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी हो। जीवाश्म का मतलब है जीवों, वनस्पतियों, जीवों के अवशेष मिट्टी में दबने के बाद में उनकी जो ताप, धरातल की ताप और दाब से जो उपजाऊपन की शक्ति बढ़ती है मिट्टी की, वो तो ऐसी मिट्टी जो ह्यूमस और जीवाश्म युक्त हो, जिसमें क्या हो, सुगम जल निकासी वाली ढलवां क्षेत्र हो। यानी ज्यादातर चाय का उत्पादन पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। चाय की फसल है वो पहाड़ी प्रदेशों में होती है और वहाँ की मिट्टी कैसी होती है? अच्छे सुगम, पानी आसानी से निकल जाए और ढलवां क्षेत्र हो। चाय का पौधा उगाने के लिए ये खास बात है, वहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए? नम और पाला रहित होनी चाहिए। यानी पाला पड़ना है वो चाय के पौधे के लिए उपयुक्त नहीं रहता। सर्दियों के मौसम में अपन देखते हैं पाला पड़ता है। पाला पड़ने का मतलब है सुबह सुबह अपन देखते हैं पेड़ पौधों पर क्या जमी रहती है? बर्फ की एक परत सी जमी रहती है। और चाय की फसल के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। हमने चाय की फसल बो दी या पैदा कर रहे हैं चाय की फसल, और हमारा इलाका है वहाँ पर 10-15 दिन तक पाला पड़ता है, तो वो चाय की फसल के लिए उपयुक्त नहीं होता, नुकसानदेह होता है। चाय की झाड़ियाँ उगाने के लिए, झाड़ियाँ का मतलब जो छोटे पेड़ होते हैं चाय के, वो उगाने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी बरसात होनी चाहिए, वर्ष भर समान रूप से जो बौछारों के रूप में बरसात होती है वो होनी चाहिए, जो क्या करती है? चाय की कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। समझ रहे हो ना? समान रूप से बौछार के रूप में बरसात हो रही है वर्ष भर, वो चाय के जो पौधे, चाय की कोमल पत्तियां हैं, उनको बढ़ने के काम में आती है। चाय एक श्रम प्रधान खेती है। ये मैंने पहले भी बताया था। श्रम प्रधान खेती का मतलब है ऐसी खेती जिसमें मानवीय श्रम की ज्यादा आवश्यकता होती है। मशीनी श्रम की बजाय किसका उपयोग किया जाए? मानवीय श्रम की। और जिस खेती में मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है वहां पर मजदूर है, उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। वो भी कैसे होनी चाहिए? सस्ते मजदूर उपलब्ध होने चाहिए। तो चाय एक श्रम प्रधान खेती है, तो वहां पर श्रम मजदूर है वो सस्ते और कुशल होने चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। चाय की पत्तियां हैं वो चुनी जाती है पौधे से, उन्हीं से चाय बनती है।
तो उन पत्तियों को ताजगी बनी रहे इसलिए बागान में तोड़कर संधारित करते हैं बागान में। चाय मुख्य रूप से होती है असम राज्य में। याद रखना, चाय का मुख्य उत्पादक राज्य है असम और पश्चिमी बंगाल। चाय के पैकेट पे अपन देखते हैं असम के बागानों से चुनी हुई ताजी पत्तियों की चुनिंदा ताजगी वाली चाय, ऐसा देखते हैं ना। दार्जिलिंग के बागानों से चुनी हुई ऐसा लिखा हुआ होता है। तो ये तो चाय जो पीते हैं उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन चाय पीते हैं तो बाजार से चाय का पैकेट पक्का ही खरीदते हैं, और खरीदते हैं तो पढ़े लिखे हैं उन पर पढ़ेंगे भी। तो चाय का पैकेट, चाय की जो भी कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, लाल घोड़ा चाय, काला घोड़ा चाय या और कोई नंबर 1 चाय ऐसे लिखा हुआ होता है, और उसके नीचे की लाइन क्या लिखी हुई होती है, असम के बागानों से चुनी हुई, दार्जिलिंग के बागानों से चुनी हुई। तो दार्जिलिंग कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तो कहने का मतलब 2 राज्य तो अपने आप याद हो गए हमें। चाय के उत्पादक क्षेत्रों के नाम पूछे, मुख्य उत्पादक क्षेत्रों के। मुख्य का मतलब होता है जहां पर ज्यादा उत्पादन होता है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र किसको बोलते हैं, जहां पर ज्यादा उत्पादन किया जाता है वो मुख्य उत्पादक है। और अन्य उत्पादक का मतलब जहां पर उत्पादन तो होता है लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से ज्यादा नहीं होता है, वो अन्य उत्पादक। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य उत्पादक, और बाद में हिमाचल प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा में भी चाय का उत्पादन होता है। यानी यहाँ पर उत्पादन तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। तो चाय के उत्पादक में असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, 2 जगहों के नाम आए हैं, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु और केरल, ये मुख्य उत्पादक है। उनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय ये अन्य उत्पादक है। 2017 के आंकड़े हमारे पास है। 2017 में भारत चाय के उत्पादन में विश्व में 2 नंबर पे था। 1 नंबर पे कौन था, चीन। और ये जब ऐसी स्थिति आ जाए कि 1 नंबर पे चीन और 2 नंबर पे भारत, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है, पहले से ही पता है कि जनसंख्या के मामले में भारत है, दूसरे पे है चीन। तो चाय पीने वाले भी यहाँ पर ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है, चीन में चाय पीने वाले ज्यादा, 1 नंबर जनसंख्या ज्यादा है, 2 नंबर भारत में ज्यादा है, तो पीने वाले भी भारत में ही ज्यादा है। उत्पादन भी 2017 में भारत में ही ज्यादा था, 2 नंबर पे था। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि अपन चाय पीते ही पीते हैं, उत्पादन भी खूब करते हैं। तो चाय के उत्पादन के मामले में भी हम 2 नंबर पे हैं। तो ध्यान रखना भाई, चाय के बाद दूसरी पेय फसल है कॉफी, यानी जो चाय नहीं पीते। मैंने अभी बताया कि आप में से बहुत चाय पीते हैं, जो हो सकता है चाय नहीं पीते हैं उन्होंने कॉफी का टेस्ट किया होगा, कॉफी पी होगी। तो दोनों पेय फसल है, उनका आपने उपयोग किया होगा। चाय के बाद में दूसरी है कॉफी, और भारत में पैदा होने वाली कॉफी की खास बात क्या है, ये अपनी गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत की कॉफी है वो बहुत बढ़िया होती है। कहने का मतलब ये, भारत में जो पैदा होने वाली कॉफी है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और दुनिया भर के लोग इसे पसंद करते हैं। दुनिया भर के लोग हैं वो हमारे देश में पैदा हुई कॉफी को पसंद करते हैं। यानी कहने का मतलब हमारे देश में जो कॉफी की फसल पैदा होती है, कॉफी का उत्पादन होता है, वो कॉफी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। कॉफी की 2 क्वालिटी होती है, 2 प्रकार होते हैं, एक अरेबिका और एक रोबेस्टा। याद रखना, कॉफी की 2 किस्में होती है, एक अरेबिका किस्म और एक रोबेस्टा किस्म। हमारे देश में जो कॉफी का उत्पादन होता है वो अरेबिका किस्म का होता है। हमारे देश में जो कॉफी है वो अरेबिका किस्म का। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि अरेबिका बढ़िया होती है, रोबेस्टा बढ़िया होती है, क्योंकि हमारे देश की कॉफी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए, अपने टेस्ट, अपनी गुणवत्ता, क्वालिटी के लिए। तो अरेबिका किस्म की कॉफी है वो अच्छी होती है। रोबेस्टा और अरेबिका की तुलना की जाए तो अरेबिका किस्म की कॉफी है वो बढ़िया होती है। भारत में कॉफी है वो भी याद रखना, चाय तो कौन लेकर आए थे, अंग्रेज लेकर आए थे। चाय तो कहाँ से आई थी, अंग्रेजों की देन है, हमारे मूल की फसल नहीं है। कहने का मतलब है कि शुरुआत हमारे देश से हुई है, प्राचीन काल से हम काम में ले रहे हैं, ऐसा
चाय भी नहीं है और ऐसा कॉफी के मामले में भी नहीं है। वो चाय अंग्रेज लाए थे और कॉफी कहाँ से आई थी? यमन से आई थी। कॉफी कहाँ से आई थी? यमन से। याद रखना, चाय हमारे देश में देन है अंग्रेजों की, कॉफी देन है यमन की। यमन से लाने के बाद में भारत में पहली बार बाबा बुदन की पहाड़ियां, भारत में पहली बार कहाँ कॉफी का फसल पैदा की गई? बाबा बुदन की पहाड़ियों में पैदा की गई। उसके बाद में भारत के अन्य इलाकों में कॉफी की फसल की जाने लगी। अब वर्तमान में नीलगिरी की पहाड़ियां है, कर्नाटक है, केरला और तमिलनाडु, इनमें कॉफी की फसल है वो बहुतायत से पैदा की जाती है, कॉफी का उत्पादन होता है। आगे है बागवानी फसलें। चाय और कॉफी के बाद में है बागवानी फसलें। बागवानी फसलों का मतलब है, बागवानी फसलों में आता है कौन? फल और सब्जियां। बागवानी फसलों में फल और सब्जियां आता है। और बागवानी फसलों के मामले में भी हमारे पास आंकड़े हैं वो 2017 के हैं। ज्यादातर आंकड़े हैं हमारी बुक में हमारे पास उपलब्ध है वो 2017 के हैं। और बागवानी फसलों यानी फल और सब्जियों के उत्पादन में 2017 में वो स्थिति थी जो चाय के मामले में। कौन सी? चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है। बागवानी फसलों के मामले में अगर देखें तो जो चाय के मामले में भारत की विश्व में स्थिति है 2017 में थी, वही बागवानी फसलों में है। भारत में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के, अब याद रखना कहाँ कहाँ की क्या चीजें प्रसिद्ध है। ज्यादातर फलों का उत्पादन इन राज्यों में होता है। कौन से में? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के तो क्या प्रसिद्ध है? आम। आम है वो पश्चिम बंगाल में। नागपुर और चेरापूंजी के संतरे। याद रखना, संतरों की पैदावार ज्यादा कहाँ होती है? नागपुर में। नागपुर और चेरापूंजी। संतरे आपको खाने हो तो क्वालिटी देखकर, बढ़िया क्वालिटी वाले कहाँ से मिलेंगे? तो कहाँ के हैं? नागपुर और चेरापूंजी के। पश्चिम बंगाल के हैं आम। आम की बहुत सी क्वालिटियां होती हैं, अपन खाते हैं तो ध्यान रखते हैं, दशहरी आम, लंगड़ा आम, हापुस, बहुत सी क्वालिटियां होती है, अनगिनत क्वालिटियां हैं। लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध जिन इलाकों में अच्छी क्वालिटी के होते हैं उन इलाकों के नाम से प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के हैं संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, यहाँ के केले प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची। उत्तर प्रदेश है और बिहार की लीची प्रसिद्ध है। जिन फलों के नाम ले रहा हूं उनका टेस्ट तो किया ही होगा ना आपने, या जानते होंगे, देखा होगा। हमारे बाजार में आजकल वो बात नहीं है, सब फल यहाँ पर मिलते हैं। तो कहाँ की है लीची? बिहार की और उत्तर प्रदेश की। मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब और नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। हमारे यहाँ पर ही प्रसिद्ध नहीं है। इन इलाकों के जो फलों के नाम लिए मैंने क्या कहा कि नागपुर के संतरे, तो नागपुर के संतरे हमारे यहाँ पर ही प्रसिद्ध नहीं है, दुनिया के अलग अलग भागों में इनकी मांग है। यानी हम क्या करते हैं, हमारी आपूर्ति के बाद विश्व में इनका निर्यात भी करते हैं। अब है अखाद्य फसलें। तो हमने बागवानी फसलों में फलों के बारे में पढ़ा कि फल है वो कौन कौन से फल है, वो भारत के किस किस राज्य में मुख्य रूप से पैदा होते हैं, विश्व के अलग अलग भागों में जाते हैं। इसके अलावा मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू, इन सब्जियों का उत्पादन भी भारत में होता है। ये सब्जियां हैं कौन कौन सी? मटर है, फूल गोभी है, प्याज है, बंद गोभी है, टमाटर, बैंगन, आलू, इनका उत्पादन भी होता है। इनके बाद में है अखाद्य फसलें। देखो सबसे पहले हमने पढ़ी खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें कौन सी है? जो भोजन के रूप में काम में लेते हैं। और उसके बाद में
खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, अन्य खाद्य का मतलब जो हमारे खाने में तो काम में आती है लेकिन भोजन में काम में नहीं आती है। और अब है अखाद्य फसलें, जिनको हम खाने के काम में, भोजन या अन्य किसी भी प्रकार से खाने के काम में नहीं लेते हैं। उनमें सबसे पहली है रबड़। सबसे पहली कौन सी है? रबड़ है। रबड़ है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल, यानी भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में रबड़ का उत्पादन या रबड़ की खेती की जाती है। लेकिन कई बार विशेष परिस्थितियों में क्या किया जाता है, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी रबड़ का उत्पादन होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तो होता ही होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियां हो इसके लायक तो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। रबड़ के लिए बरसात की ज्यादा आवश्यकता होती है भाई। रबड़ की खेती करनी है तो 200 सेंटीमीटर के आसपास या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान चाहिए कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान और नम जलवायु अच्छी रहती है, यानी गर्मी ज्यादा रबड़ की फसल के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। नमी युक्त जलवायु, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। काम में क्या आता है रबड़? रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में काम में आता है। रबड़ किस काम की चीज है? उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो की पहाड़ियों में पैदा किया जाता है। गारो, खासी, जयंतिया, नीलगिरी ये पहाड़ियां हैं। तो मेघालय में जो गारो की पहाड़ियां हैं वहां पर भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। समझ गए? रबड़ का उत्पादन देखो, ज्यादातर नाम केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तीन नाम लगभग ही आ रहे हैं। केरल जहां पर नाम है, कर्नाटक, तमिलनाडु, क्योंकि वहां की जलवायु लगभग एक जैसी है। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बोर्ड पे नहीं लिखा मैंने, ध्यान रखना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो की पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों के नाम है गारो। तो वहां पर क्या किया जाता है? रबड़ का उत्पादन किया जाता है। अब है रेशेदार फसल। तो आपको पूछ ले कि ऐसी कौन किन्हीं 4 रेशेदार फसलों के नाम बताइए जिनके रेशों का उपयोग किया जाए। तो ये है रेशेदार फसल कौन सी? कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। पेय फसल पूछे तो चाय कॉफी, भाई पेय फसल पूछे तो चाय कॉफी हो गई। खाद्यान्न फसल पूछे तो उसका उदाहरण बता देंगे। वाणिज्यिक पूछे तो उसका उदाहरण बता देंगे। अब है रेशेदार फसल जो अखाद्य भी है। अखाद्य फसलों में रबड़ और कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम ये सभी अखाद्य में भी आती है। और रेशेदार में कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम है, ये रेशेदार फसल है। इनमें से क्या होता है? पहली तीन का मतलब कपास, जूट और सन। पहली तीन है मिट्टी में उगाने से प्राप्त होती है, यानी इनकी खेती तो सबकी होती है, लेकिन कपास, जूट और सन है उनकी खेती मिट्टी में उगाकर की जाती है। और तीसरा जो प्राकृतिक रेशम है वो क्या किया जाता है? इसका कीड़े हैं वो पाले जाते हैं। प्राकृतिक रेशम के कीड़े हैं वो कोकून से प्राप्त होता है, वहां से पाले जाते हैं, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। मलबरी नामक पेड़ है, उसकी पत्तियों पर प्राकृतिक रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन करना रेशम उत्पादन कहलाता है। याद रखना, रेशम उत्पादन के लिए अगर हम क्या कर रहे हैं? रेशम के कीड़ों का पालन कर रहे हैं तो हिंदी में तो कहते हैं उसे रेशम उत्पादन और अंग्रेजी में कहा जाता है सेरीकल्चर। विज्ञान में आया होगा आपके, भाई सेरीकल्चर किसे कहते हैं? शहद की खेती को क्या कहते हैं? अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? 8वीं क्लास में भी आया था, अगर आपको ध्यान में हो। हमारे यहाँ पर रेशम उत्पादन का अंग्रेजी में नाम है सेरीकल्चर। प्रश्न पूछ लिया जाए सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर या रेशम उत्पादन कहलाता है। तो एक प्रश्न बन गया है जिसका क्या नाम है? रेशम उत्पादन किसे कहते हैं? तो रेशम उत्पादन का नाम है अंग्रेजी में
हिंदी में तो है रेशम उत्पादन और अंग्रेजी में कहते हैं इसे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या चीज है? रेशम का उत्पादन करना हो, उसके लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम अब ये रेशेदार में प्राकृतिक रेशम है, उसका तो कीड़े पालकर पैदा किया जाता है, 3 मिट्टी में उगाई जाने वाली है। रेशम के कीड़े कोकून से प्राप्त होता है और ये कोकून का मलबरी नामक पेड़ की हरी पत्तियों में ये कीड़े रहते हैं, जहाँ से इनका उत्पादन किया जाता है।